हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देसी जी के ट्रिक में। जैसे कि दोस्तों हम भारत का प्राचीन इतिहास के कई वीडियो पर चर्चा कर चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे वैदिक कालीन सभ्यता के बारे में, जिसका पार्ट 2 है। और वैदिक कालीन सभ्यता के बारे में मैंने पहले एक वीडियो बनाई है, उसे भी आप जरूर देखें दोस्तों। तो आज हम चर्चा करेंगे कि वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी और वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। यानी कि अगर बात की जाए वैदिक कालीन का प्रशासन कैसा था, कैसे जन से जनपद बने और वहाँ के जो कर्मचारी या प्रशासन के लोग थे उनको कैसी संज्ञाएं दी गई, और वहाँ की जो प्रमुख संस्थाएं थी वो कौन कौन सी थी, यानी कि जो पंचायत के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, और किस प्रकार राजा को चुना जाता था उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। और वहाँ का सामाजिक जीवन, यानी कि वहाँ पर जो सामाजिक जीवन था वो एकदम से वो पितृसत्रात्मक था, और वहाँ पर नारियों की क्या भूमिका थी। जैसे हमने अपाला, गार्गी, वैदी, इन सभी महिलाओं का नाम सुना है जो कि हमें वैदिक कालीन समाज में देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इन सब टॉपिक्स पर हम आज चर्चा करेंगे। तो पहले बात करते हैं दोस्तों वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। तो पहले भी मैंने आपको बताया है कि वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 से 600 ईसा पूर्व है, और इसमें जो दो भागों में अलग अलग विभाजित है। एक अपना है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, और उत्तर वैदिक जो काल है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व है। अगर मैं बात करूँ ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक इकाई की, तो इसका नाम है जन, और उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक इकाई वो है जनपद, यानी कि जन से जनपद में बदल गया। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो पद अधिकारी है उसको मंत्रिण कहा गया, और जो उत्तरवादी कालीन में जो पद अधिकारी था उसको रत्निन की संज्ञा दी गई। रत्निन के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। उत्तरवादी कालीन में 12 रत्निन हुआ करते थे। अगर मैं बात करूँ यहाँ के कर प्रणाली की, तो ऋग्वैदिक कालीन में जो कर प्रणाली थी वो स्वैच्छिक थी, यानी कि जनता अपनी स्वेच्छा से राजा को कर देती थी। परंतु उत्तरवादी कालीन में कर प्रणाली है वो नियमित हो गई। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऋग्वैदिक कालीन और उत्तरवादी कालीन में बहुत ही डिफरेंस है। जहाँ पर ऋग्वैदिक कालीन में गायों को बहुत ही प्राथमिकता दी गई, वहीं उत्तरवादी काल में भूमि की अवधारणा ने जन्म लिया। यानी कि ऋग्वैदिक कालीन में जिसके पास ज़्यादा गायें होती वो उतना ही अमीर होता, परंतु उत्तरवादी काल में यह है जो भूमि के रूप में बदल गई, क्योंकि इस समय लोहे की खोज हो गई और लोहे के औजार बनने लगे और युद्ध में इनका प्रयोग होने लगा। इसी कारण में इनका क्षेत्र विस्तार होने लगा, जिसमें भूमि की अवधारणा है जो जन्म लेती है। अगर मैं बात करूँ ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख संस्थाएं, तो इसमें सभा, समिति और विदत ये प्रमुख है। और अगर मैं बात करूँ उत्तरवादी कालीन संस्थाएं, तो इसमें सभा और समिति दो ही रह गई। तो दोस्तों पहले बात करते हैं ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था। तो ऋग्वैदिक काल में जो आर्यों का जो समूह था, जिसमें 5 आर्य थे, पंचजन्य कबीला उनको कहा जाता था। यानी कि यहाँ का जो जन समूह था वह कबीलाई के रूप में हुआ करता था दोस्तों, जिसमें 5 प्रकार के आर्य होते थे। और इन 5 आर्यों के नाम है अनु, द्रुह, यदु, तुर्वस और पुरु। और ये 5 आर्य वही हैं जो 10 राग युग में इन्होंने भाग लिया था। 5 आर्य थे और 5 अनार्य, और ये 5 आर्य यही हैं दोस्तों, अनु, ध्रुव, यदु, तुर्वस और पुरु। तो यहाँ पर जो राजनीतिक इकाई हुआ करती थी वो हुआ करती थी जन। अगर मैं जन को परिभाषा में बताना चाहूँ तो ये कबीलाई लोगों का समूह था। इस जन का प्रमुख राजा होता था, जिसको जनेस्य गोपा या फिर गोपति भी कहा जाता था, यानी कि गायों की जो सेवा करता है। क्योंकि ऋग्वैदिक कालीन में जो प्रमुख स्थान था वो गायों का था, और गायों के लिए ही लूट हुआ करती थी दोस्तों, और गायों को ही प्रमुख माना जाता था। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर जो अलग अलग अधिकारी है उनकी बात करूँ, तो इसमें जो दुर्गपाल हुआ करता था उसको पूरब कहा गया, और जो गुप्तचर होते थे जो गायों की गुप्त जानकारी देते उन्हें स्पष्ट कहा गया, और जो चारागाह का प्रमुख हुआ करता था उसे बृहस्पति कहा गया, और पुलिस को उग्र कहते थे, और जो राजा का सेवक था उसे उपस्थिति कहा गया, और व्यापारी के लिए पणि शब्द का उपयोग किया गया। और इसमें जो प्रमुख जो सहायक अधिकारी था राजा का वो हुआ करता था पुरोहित। पुरोहित को मार्गदर्शक, मित्र और युद्ध विजय के लिए जो कामना करता था वो पुरोहित होता था। यानी कि जो राजा का जो प्रमुख था वो पुरोहित था। अब बात करते हैं दोस्तों राजनीतिक व्यवस्था में जो राजा का चुनाव होता था वो किस प्रकार होता था। तो यहाँ पर जो राजा चुनने की जो प्रथा थी वो वंशानुगत भी थी और गणतंत्रात्मक भी थी। यानी कि जो जनता थी वो राजा को चुनती थी, यानी कि यहाँ पर जो योग्य पुरुष होता था उसी को ही राजा बनाया जाता था। या तो वो राजा का पुत्र हो सकता है या फिर कोई अन्य अधिकारी जो योग्य हो।
ऋग्वैदिक कालीन में दो संस्थाएं थी, सभा और समिति। समिति के द्वारा राजा का चुनाव किया जाता था दोस्तों, और इस समिति का प्रमुख ईशान कहलाता था। यह समिति आज के लोकसभा के समान थी दोस्तों, जिसमें राजा का चुनाव है जो इनके सदस्य द्वारा किया जाता था। अगर यहाँ पर बात करें कर प्रणाली की, तो मैंने पहले भी बताया है कि जनता द्वारा राजा को स्वेच्छा से जो उपहार दिया जाता था वहाँ दे सकते थे, और उसे बलि कहा जाता था। यानी कि जो स्वेच्छा से जो उपहार दिया जाता था उसे बलि कहा गया। और दोस्तों जो जब युद्ध के लिए जाते थे और उसमें जो लूट का सामान प्राप्त होता था, जिसमें गाय या वस्तु होती थी, उसे लोमन कहा गया। और इस लोमन का बंटवारा है जो समिति के द्वारा ही किया जाता था। यानी कि अगर बात करें समिति की, तो समिति के बहुत सारे काम थे, जिसमें प्रमुख थे राजा का चुनाव करना, और जो लूट का बंटवारा है उसको समिति द्वारा अलग अलग जगह बांटना। ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ सभा की, तो यह 60 जनों की सभा थी, जिसमें महिला और पुरुष दोनों भाग ले सकते थे। और समिति के बारे में हमने चर्चा कर लिया दोस्तों। अगर मैं बात करूँ विदत की, तो यह सबसे प्राचीन संस्था थी और इसमें सर्वाधिक सदस्य हुआ करते थे दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था की। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो क्षेत्रीय विस्तार हुआ था वो ज़्यादा हुआ था, इसी कारण जन को जनपद की संज्ञा दी गई। और यह जनपद बने जो प्रमुख वो थे कुरु, पांचाल, कैकेयी, यहाँ उस समय के प्रमुख जनपद थे। और इन जनपद का विस्तार है वो युद्ध से या फिर लोहे की कुल्हाड़ी से या फिर आग का गोला फेंकने से इन क्षेत्रों का विस्तार हुआ है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पर प्रमुख जनपद की, तो उसमें एक कुरु जनपद है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यह जनपद है वो 2 जन से मिलकर बना है, पुर और भरत। और यह कुरुक्षेत्र है वो आज का दिल्ली व हरियाणा का क्षेत्र है दोस्तों। और इसकी जो प्रथम राजधानी थी वो थी आसंदवित। और इसके जो एक राजा थे जिसका नाम था परीक्षित, और इसे अथर्ववेद में मृत्यु का देवता भी कहा गया है दोस्तों। और इसके बाद में कुरु की राजधानी हस्तिनापुर भी रही है। और यहाँ पर एक राजा था जिसका नाम था नीचस्को, और इसने अपनी राजधानी है वो कौसंबी को बनाया। और अगर मैं बात करूँ पांचाल जनपद की, तो यह भी 2 जन से मिलकर बना है, कृवि और तुर्वस। और यहाँ पर एक प्रमुख जो राजा थे उनका नाम था प्राहण जैबली। और दोस्तों हम जनपद पर अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे जिसमें 16 जनपद शामिल होंगे, और उनकी जो राजधानी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अक्सर उनका क्वेश्चन है वो एग्जाम में देखने को मिलता है, तो उस पर हम एक डिटेल्ड वीडियो अलग से बनाएंगे दोस्तों। और अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर जो राजा की भूमिका थी वो किस प्रकार से थी। तो यहाँ पर राजा को भूपति कहा गया, जैसे कि ऋग्वैदिक कालीन में गोपति कहा गया, जिसमें गायों की बहुत महत्व दिया जाता था। और उत्तर वैदिक कालीन में भूमि की अवधारणा ने जन्म लिया, इसी कारण राजा को है वो भूपति कहा गया, यानी कि भूमि का स्वामी। और यहाँ पर जो संस्थाएं थी उनका वर्चस्व कम होने लगा, और यहाँ पर ओनली 2 संस्थाएं बच गई, सभा और समिति। उनका भी ज़्यादा महत्व नहीं रहा, यानी कि जो राजा चाहता था वो ज़्यादा होने लगा था। और उत्तर वैदिक कालीन में है वो राजा का महत्व बहुत ही बढ़ गया, और अलग अलग जो उपाधियाँ है वो राजा धारण करने लगे। और ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है दोस्तों। जो पूर्व में जो प्रमुख राजा था उसको सम्राट कहा जाता था, और जो पश्चिम में जो स्वामी था उसको सौराट कहा जाता था, और उत्तर में जो राजा था उसे विराट, और दक्षिण में जो राजा था उसे भोज कहा जाता था। अब बात करते हैं दोस्तों राजा के अधिकारी के बारे में। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो राजा के अधिकारी थे उनको रत्निन कहा गया, और ये टोटल 12 थे दोस्तों, जरूर ध्यान रखें। और कान में रत्न दान करने वाले ही रत्निन कहलाते थे, यानी कि जो रत्निन थे उन्होंने कान में रत्न धारण किया हुआ था, इसी कारण वो रत्निन कहलाए। और इसमें जो 12 रत्निन थे उनके नाम हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो सेनानी, पुरोहित, महिषी जो कि रानी का प्रमुख था, युवराज, ग्रामीणी, रथकार, और संग्राहित जो कि कर इकट्ठा करता था, भागदूत जो कि कोषाध्यक्ष था, दूत जो कि राजा का सारथी हुआ करता था, अक्षवाप जो कि धूर्त कीड़ा में सहयोगी था, और पालागल जो कि एक प्रकार से राजा को हंसाने का कार्य करता था, जो कि राजा का एक मित्र हुआ करता था, गोवी करता यानी कि जो शिकार के समय जो राजा के साथ जाता था उसे गोवी करता कहा गया। तो इस प्रकार दोस्तों ये राजा के 12 रत्न हुआ करते थे जो कि राजा के सहयोगी थे। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तर वैदिक कालीन कर प्रणाली के बारे में, और यह कर प्रणाली है वो नियमित थी दोस्तों, और जिसे ऋग्वैदिक कालीन में बलि कहा गया। और यह जो बलि है वो कर है वो नियमित हो गया दोस्तों। यह उपज का 1/6 भाग था, यानी कि जो भी जनता अपने खेत में
उपज या फिर कृषि करते थे उनका 1/6 भाग है वो राजा को दिया जाता था। अगर मैं बात करूं अन्न या फिर पशु या किसी भी रूप में दे सकते थे, यानी कि अन्न और पशु के रूप में 1/6 भाग है वो राजा को कर के रूप में दिया जाता था। अब दोस्तों बात करते हैं वैदिक कालीन समाज के बारे में, यानी कि यहाँ का परिवार कैसा था, किस प्रकार की वर्ण व्यवस्था थी, स्त्रियों की दशा कैसी थी, यहाँ का खान पान कैसा था, वेशभूषा और मनोरंजन, इन सब के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं दोस्तों ऋग्वैदिक कालीन समाज के बारे में। तो यहाँ पर जो परिवार था वो संयुक्त परिवार था, यानी कि सभी एक साथ रहते थे। तो यहाँ पर दोस्तों परिवार था वो संयुक्त परिवार था और यहाँ पर 4-4 पीढ़ी के लोग एक साथ रहते थे, यानी कि आज के समय में 2 पीढ़ी साथ रहना मुश्किल है, वहीं ऋग्वैदिक कालीन में 4-4 पीढ़ियाँ एक साथ रहती थी। और इनमें जो संयुक्त परिवार था इनमें मातृपक्ष और पितृपक्ष दोनों के लोग हैं वो साथ रहते थे, यानी कि जो ममेरे मौसेरे चचेरे भाई है वो सभी साथ रहते थे और उनको नरपत कहा गया, यानी कि जो कजन्स है उनको क्या कहा गया, नरपत, जिसमें सारे भाई आते थे, ममेरे मौसेरे और चचेरे भाई। और यहाँ पर जो परिवार था वो पितृ सत्तात्मक था, यानी कि जो पुरुष करते थे वहीं घरों में चलता था। अब बात करते हैं दोस्तों वर्ण व्यवस्था के बारे में। दोस्तों वर्ण का साधारण अर्थ होता है रंग, और यहाँ पर जो वर्ण का अर्थ है वो है चुनना, यानी कि जो व्यवसाय चुनते थे लोग उसी के आधार पर अलग अलग वर्ण में इनको बांटा गया दोस्तों, जो कि कर्म आधारित था, यानी कि जिस प्रकार का उनका कर्म था उसी प्रकार से वे अलग अलग वर्ण में चुने जाते थे, यानी कि यहाँ पर रंग वाली कोई अवधारणा नहीं थी। और अगर बात करें ऋग्वेद के 10वें मंडल में तो पुरुष सूक्त में 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य और शूद्र। ये चारों वर्ण है वो ऋग्वैदिक कालीन में चलते थे दोस्तों, जिसमें अलग अलग लोगों को कर्म के आधार पर इन वर्णों में विभाजित किया गया दोस्तों। तो यहाँ पर ये दोस्तों लाइन इम्पॉर्टेंट है कि 4 वर्ण है वो कहाँ पर लिखे गए, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्ण है वो दिए गए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों स्त्रियों की दशा के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों स्त्रियों की दशा थी वो बहुत ही अच्छी थी, अच्छी नहीं कहे तो सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में एक शब्द का प्रयोग किया गया जिसका नाम है जाय देशतम, यानी कि पत्नी ही घर है। सभा व समिति में महिलाएं भाग लिया करती थी और युद्ध में भी जो महिलाएं हैं वो भाग लेती थी। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि स्त्रियों की दशा थी वो ऋग्वैदिक काल में सर्वश्रेष्ठ थी। और बात करें दोस्तों बाल विवाह, तो यहाँ पर बाल विवाह अलाउ नहीं था। 16-17 वर्ष की आयु जो कि यहाँ पर एक विवाह के लिए उचित आयु मानी गई दोस्तों। और विधवा विवाह का प्रचलन भी था, यानी कि जो विधवाएं थी वो पुनः विवाह कर सकती थी। यहाँ पर सती प्रथा, पर्दा प्रथा, तालाक, इस प्रकार की व्यवस्थाएं है वो उपस्थित नहीं थी। और यहाँ पर दोस्तों हम प्रमुख जो महिलाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे दोस्तों, जिसमें एक नाम आता है अपाला। अपाला नाम की महिला है जो कि आजीवन अविवाहित रही और अविवाहित महिला को अमाजू कहा गया। और अपाला नाम की महिला को पिता की संपत्ति में भी अधिकार मिला था। और यहाँ पर दोस्तों पढ़ी लिखी महिलाएं भी थी जिनको विदुषी कहा गया। और ये जो पढ़ी लिखी महिलाएं थी इनमें दोस्तों आप जरूर ध्यान रखें, अपाला, गोसा और लोपामुद्रा ये प्रमुख महिलाएं थी जो कि पढ़ी लिखी महिलाएं थी, जिनका ऋग्वैदिक कालीन में बहुत अच्छा स्थान है और आज भी इन महिलाओं को जाना जाता है। तो इसके नाम आप जरूर ध्यान रखें दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ के खान पान के बारे में। तो यहाँ के लोग हैं वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। अब बात करते हैं दोस्तों मनोरंजन। तो यहाँ पर दोस्तों ये लोग मनोरंजन के लिए रथ दौड़, घुड़दौड़, शिकार, जुआ, नाटक, संगीत, गायन, पर्व, त्योहार आदि है वो मनोरंजन के लिए खेलते थे और अलग अलग पर्व और त्योहार मनाते थे। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तर वैदिक कालीन समाज के बारे में। तो यहाँ पर भी दोस्तों परिवार थे वो पितृसत्तात्मक थे और यहाँ पर जो संयुक्त परिवार की प्रथा थी वो 2 या 3 पीढ़ी तक की चलती थी, यानी कि जहाँ पर ऋग्वैदिक काल में 4-4 पीढ़ियाँ एक साथ रहती थी और यहाँ पर है वो 2-3 पर आ गई। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों वर्ण व्यवस्था के बारे में, तो यहाँ पर 4 वर्गों में सामाजिक, धार्मिक व अन्य कार्यों में विभेद हो गए, यानी कि यहाँ पर जो वर्ग था वो अब कर्म के आधार पर नहीं रहा। तो दोस्तों इस प्रकार आज हमने वैदिक कालीन समाज और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में चर्चा की। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा वैदिक कालीन आर्थिक जीवन के बारे में और धार्मिक जीवन के बारे में। तो आप जो वीडियो है वो कंटिन्यू देखें दोस्तों, जिससे आपको अच्छी नॉलेज बनेगी। धन्यवाद दोस्तों।